बेल्जियम के कैथोलिक यूनिवर्सिटी ऑफ लॉवेन के लकड़ी से सजे चैपल में एक पादरी मोमबत्ती जलाते हैं और मसीह की प्रतिमा के सामने घुटने टेकते हैं। यह उनका दैनिक भक्ति कर्म है। उनका नाम जॉर्जेस लेमेट्रे है और यह घटना 1927 की है। जब वे उठते हैं तो उनकी नजरें चैपल की ऊंची खिड़कियों से होकर शाम के आकाश में टिमटिमाते सितारों पर जाती हैं। उनकी मुस्कान में एक अलग ही चमक होती है, जैसे वे उन घटनाओं की कल्पना कर रहे हों जिन्होंने इन सितारों को बेल्जियम के आकाश तक पहुंचाया। हालांकि लेमेट्रे एक धार्मिक व्यक्ति थे, लेकिन जब ब्रह्मांड के निर्माण की बात आती थी तो उनके विचार पारंपरिक कैथोलिक मान्यताओं से अलग थे। उनके अनुसार ब्रह्मांड का निर्माण दैवीय हस्तक्षेप या 7 दिवसीय चमत्कार से नहीं, बल्कि प्राकृतिक नियमों और गणितीय प्रक्रियाओं के माध्यम से हुआ। उनकी इस गहरी समझ और असाधारण अंतर्दृष्टि ने उन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित कराया। जॉर्जेस लेमेट्रे न केवल एक कैथोलिक पादरी थे, बल्कि वे एक सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी और ब्रह्मांड विज्ञानी भी थे। ब्रह्मांड की प्रक्रियाओं से वे गहराई से प्रभावित थे। लॉवेन में रहते हुए उन्होंने एक ऐसे सिद्धांत पर काम करना शुरू किया जिसने हमारी आधुनिक ब्रह्मांडीय समझ को आकार दिया। यह सिद्धांत इस अद्भुत तथ्य पर आधारित था कि अंतरिक्ष लगातार फैल रहा है। उन्होंने गणित की मदद से ब्रह्मांड के इतिहास को समझा और फिर इसे समय में पीछे ले जाने की कल्पना की। वे सोचते थे कि जब पृथ्वी और जीव जंतु नहीं थे, उससे पहले का समय कैसा होगा। पृथ्वी के बनने से पहले सूर्य की ज्वाला प्रज्वलित हुई थी। यह सूर्य गैस और धूल के एक विशाल बादल के गुरुत्वाकर्षण से बना था। यह गैस और धूल कई पीढ़ियों के सितारों के जन्म और मृत्यु का परिणाम थी। उन्होंने कल्पना की कि इससे पहले केवल हाइड्रोजन और हीलियम जैसे तत्व ब्रह्मांड में मौजूद थे। यदि आज अंतरिक्ष फैल रहा है तो इसका मतलब है कि एक समय ऐसा भी था जब यह सिकुड़ रहा था। उनके अनुसार ब्रह्मांड एक समय इतना छोटा और सघन था कि सारी सामग्री एक बिंदु में केंद्रित थी। उन्होंने इस अद्भुत दृश्य की कल्पना की जब ब्रह्मांड केवल विकिरण और ऊर्जा से भरा हुआ था। लेकिन उसके आगे क्या हुआ होगा, इसका उत्तर उनके पास भी नहीं था। फिर भी लेमेट्रे ने 13 अरब वर्षों से भी अधिक पुराने ब्रह्मांडीय इतिहास को समझने में कामयाबी पाई। बिग बैंग सिद्धांत, जिसका लेमेट्रे अनजाने में पहला समर्थन कर रहे थे, पिछले 100 वर्षों से बहस और शोध का विषय रहा है। इसने ब्रह्मांड की शुरुआत और इसके विस्तार को समझाने की कोशिश की। लेमेट्रे के सिद्धांत से पहले खगोलशास्त्र ब्रह्मांड की संरचना और सीमाओं पर केंद्रित था। 13वीं शताब्दी के दार्शनिक सिगुर ऑफ ब्रेबेंट ने कहा था कि ब्रह्मांड अनंत है जिसकी कोई शुरुआत नहीं है। उनके विचारों को विधर्मी करार दिया गया और उनकी निंदा हुई, लेकिन लेमेट्रे ने इस धारणा को चुनौती दी। उनके सिद्धांत ने दिखाया कि ब्रह्मांड एक सीमित समय पहले एक बड़े विस्फोट से शुरू हुआ और इसका विस्तार उसी घटना की परिणति है। इस विचार को शुरुआत में व्यापक स्वीकृति नहीं मिली। प्रसिद्ध खगोल शास्त्री फ्रेड होयल ने इस सिद्धांत का मजाक उड़ाते हुए बिग बैंग शब्द गढ़ा। उनका मानना था कि ब्रह्मांड हमेशा से मौजूद था और इसे किसी शुरुआत की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन समय के साथ लेमेट्रे का सिद्धांत वैज्ञानिक समुदाय द्वारा स्वीकार किया गया और आज इसे ब्रह्मांड के विकास की सबसे महत्वपूर्ण व्याख्या माना जाता है। होयल ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा कि बिग बैंग सिद्धांत केवल एक निर्माता के अस्तित्व को सही ठहराने की कोशिश है। उन्होंने तर्क किया कि हम इस सिद्धांत की ओर इसलिए आकर्षित हुए हैं क्योंकि बुक ऑफ जेनेसिस की शिक्षाएं हमारे सामूहिक अवचेतन में गहराई से जमी हुई हैं। इसके विपरीत लेमेट्रे को धर्म और भौतिकी को अलग रखने में कोई आपत्ति नहीं थी। उनका गणित धार्मिक मान्यताओं को सिद्ध करने के उद्देश्य से नहीं था। उनके सिद्धांतों को वास्तविक ब्रह्मांडीय अवलोकनों का समर्थन प्राप्त था, जैसे कि प्रख्यात खगोल शास्त्री एडविन हबल द्वारा किए गए अवलोकन। हबल ने माउंट विल्सन ऑब्जर्वेटरी के सबसे बड़े एपर्चर टेलीस्कोप का उपयोग कर रात के आकाश के सबसे धुंधले हिस्सों को देखा। हबल के मापों ने यह साबित किया कि ब्रह्मांड हमारी गैलेक्सी से कहीं अधिक बड़ा है। उनकी खोजों ने यह भी दिखाया कि तारे,
जो अपने कोर में फ्यूजन के कारण प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, उनकी गति प्रकाश के रंग और विशेषताओं को बदल सकती है। जब कोई तारा हमसे दूर जाता है तो उसके प्रकाश की तरंग दैर्घ्य बढ़ जाती है, जिसे रेडशिफ्ट कहते हैं। हबल ने पाया कि सभी आकाशगंगाएं हमसे दूर जा रही हैं और जितनी दूर की आकाशगंगा थी वह उतनी ही तेजी से पीछे हट रही थी। इससे यह निष्कर्ष निकला कि ब्रह्मांड फैल रहा है। यह खोज लेमेट्रे के गणित और ब्रह्मांड की छोटी शुरुआत की अवधारणा का ठोस प्रमाण थी। 1964 में न्यू जर्सी के होल्मडेल स्थित बेल लैब्स के वैज्ञानिक रेडियो तरंगों का अध्ययन कर रहे थे। वे एक विशाल हॉर्न एंटीना का उपयोग कर रहे थे और अपने डेटा में एक रहस्यमय शोर का सामना कर रहे थे। पहले उन्होंने इसे कबूतरों के मल या न्यूयॉर्क शहर से आने वाले हस्तक्षेप का परिणाम समझा, लेकिन बाद में स्पष्ट हुआ कि यह शोर हमारी आकाशगंगा से बाहर से आ रहा था। यह विकिरण कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन था, जो ब्रह्मांड के शुरुआती दिनों का अवशेष है। यह वह समय था जब ब्रह्मांड छोटा और अत्यधिक गर्म था। जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार हुआ, यह विकिरण ठंडा हो गया और आज इसका तापमान लगभग 0 से 3 डिग्री ऊपर है। बिग बैंग सिद्धांत अब ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास का स्वीकृत मॉडल है। यह लगभग 13.8 अरब वर्षों के विस्तार की कहानी कहता है। हालांकि अभी भी कई सवाल अनुत्तरित हैं। ब्रह्मांड के पहले क्षणों की प्रकृति आज भी रहस्य बनी हुई है। वास्तव में बिग बैंग क्या था? यह ब्रह्मांड की हमारी समझ को कैसे बदलता है? इन सवालों के जवाब अभी भी खोजे जाने बाकी हैं। विस्तारित ब्रह्मांड का मॉडल मूल रूप से आइंस्टीन के जनरल रिलेटिविटी के सिद्धांत पर आधारित था। लेकिन जब आइंस्टीन ने इस क्रांतिकारी सिद्धांत के बारे में सुना तो उन्होंने इसे अस्वीकृत कर दिया। उन्होंने कहा कि लेमेट्रे का गणित सही था, लेकिन उनका भौतिकी सिद्धांत भयानक था। आइंस्टीन की असहमति का कारण यह था कि उस समय की भौतिकी के पास यह समझाने का कोई तरीका नहीं था कि ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई। लेकिन समय के साथ वैज्ञानिक अनुसंधान और खोजों ने इस सिद्धांत को और मजबूत किया। लेमेट्रे ने ब्रह्मांड को वापस प्राइमल एटम तक विस्तारित करने का विचार प्रस्तुत किया, जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड की अनंत क्षमता समाहित थी। उन्होंने कहा कि समय और स्थान की शुरुआत को इस एकल बिंदु पर खोजा जा सकता है, लेकिन यह बिंदु कैसा दिखता था या यह कैसे कार्य करता था, इस बारे में भौतिकविदों को अभी भी कोई स्पष्टता नहीं है। जब ब्रह्मांड की सारी सामग्री एक छोटे से स्थान में संकुचित हो जाती है तो भौतिकी के नियमों के अनुसार घनत्व और तापमान बढ़ जाते हैं। विशालकाय पार्टिकल एक्सेलरेटर्स में किए गए प्रयोगों ने हमें यह समझने में मदद की है कि ऐसी स्थितियों में पदार्थ कैसा व्यवहार करता है। हालांकि हमारी समझ और प्रयोग केवल एक सीमा तक ही जा सकते हैं। इसके आगे सब कुछ रहस्यमय कणों, सबएटॉमिक क्वार्क्स और शुद्ध ऊर्जा के क्षेत्र में अस्पष्ट हो जाता है। इस बिंदु पर भौतिकी के बुनियादी नियम, जो हमारी पूरी वास्तविकता को नियंत्रित करते हैं, विघटित हो जाते हैं। इस अत्यंत सघन और अति गर्म आदिम ब्रह्मांड की भविष्यवाणी करना कठिन है। यह कितना छोटा हो सकता है या यह फैलना क्यों शुरू हुआ? पिछले कुछ दशकों में सैद्धांतिक भौतिकविदों ने इन सवालों के संभावित उत्तरों की तलाश शुरू की। एक प्रमुख विचार यह है कि ब्रह्मांड ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी से शुरू हुआ, एक ऐसा बिंदु जहां समय और स्थान की शुरुआत हुई। यह ब्लैक होल की केंद्रीय विलक्षणता से मिलता जुलता है, जैसे कि हमारी आकाशगंगा के केंद्र में स्थित है। ब्लैक होल में गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली होता है कि प्रकाश तक उससे बच नहीं सकता। लेकिन ब्रह्मांड की शुरुआत में इस विलक्षणता में पहले से ही सब कुछ समाहित था। अगर आज ब्रह्मांड अनंत है तो उस समय यह विलक्षणता अनंत घनत्व और तापमान वाला होना चाहिए था। अनंत की अवधारणा हमारे समझने की सीमा को तोड़ देती है। यह गुरुत्वाकर्षण विलक्षणता के मॉडल की एकमात्र समस्या नहीं है। अगर ब्रह्मांड एक अत्यधिक घना और गर्म बिंदु था तो वैज्ञानिकों का मानना है कि इससे पैदा हुआ ब्रह्मांड वैसा नहीं दिखता जैसा आज है। इसकी बनावट अधिक ढेलेदार होनी चाहिए थी, लेकिन वर्तमान ब्रह्मांड तापमान और घनत्व में उल्लेखनीय रूप से एक समान है। अब एक अन्य सिद्धांत इन्फ्लेशन पर आधारित है। यह मानता है कि ब्रह्मांड के शुरुआती क्षणों में अंतरिक्ष तेजी से फैल गया। इस अवधि में ब्रह्मांड का आकार हर पल दोगुना होता गया। यह तेज विस्तार ब्रह्मांड को समतल और समान बनाने के लिए पर्याप्त था, जैसा कि आज हम देखते हैं।
मुद्रास्फीति की अवधि के बाद ब्रह्मांतीय ऊर्जा ने खुद को पदार्थ और विकिरण में परिवर्तित कर दिया, जिससे समय और स्थान की शुरुआत हुई। आधुनिक ब्रह्मांड की विशेषताओं को समझने में हम केवल एक सेकंड के अति सूक्ष्म भाग 1/10 की शक्ति 33 सेकंड तक ही देख सकते हैं। हालांकि मुद्रास्फीति की अवधि कितनी लंबी थी और यह शुरू कैसे हुई, यह अब भी एक रहस्य है। तर्क यह कहता है कि मुद्रास्फीति विलक्षणता से शुरू नहीं हो सकती थी। अगर हम विस्तार को उल्टा चलाएं तो ब्रह्मांड कभी भी शून्य आकार तक नहीं पहुंचता। शून्य आकार की विलक्षणता गणितीय दृष्टिकोण से असंभव है। इसलिए हमारे पास अभी तक मुद्रास्फीति को पूरी तरह से समझने या उसका सही वर्णन करने के उपकरण नहीं है। इससे आगे का ज्ञान शायद हमेशा के लिए हमारी समझ से परे रहेगा। ब्रह्मांडीय मुद्रास्फीति की शुरुआत विज्ञान की समझ से परे है। यह उस क्षेत्र में जाती है जिसे हम शुद्ध हटकलों का दायरा कह सकते हैं। इसीलिए बिग बैंग शायद ब्रह्मांड की शुरुआत नहीं है, बल्कि हमारे ज्ञान और समझ की सीमाओं का प्रतीक है। यह एक ऐसी रेखा है जो ब्रह्मांड के इतिहास के शुरुआती अध्याय को चिह्नित करती है, लेकिन यह अध्याय लंबे समय तक खींच सकता है। बिग बैंग के सिद्धांत के आलोचक भी इसे पूरी तरह नकारते नहीं हैं। आज भी यह विचार ब्रह्मांड के रहस्यमय आरंभ की ओर इशारा करता है। यहाँ तक कि धार्मिक संस्थाएं इसे गणितीय ब्रह्मांड विज्ञान के समानांतर देखती हैं। इस संदर्भ में वेटिकन के शांत उद्यानों में एक सम्मेलन का आयोजन हुआ, जहाँ 39 वर्षीय स्टीफन हॉकिंग एक प्रमुख वक्ता थे। उन्होंने ब्रह्मांड की शुरुआत पर अपने नवीनतम विचार साझा किए। उनके विचार बेतरतीब लग सकते थे, लेकिन उनके तर्क बेहद स्पष्ट थे। हॉकिंग ने कहा, ब्रह्मांड सीमित है, लेकिन इसमें कोई धार नहीं है। उन्होंने यह समझाने की कोशिश की कि ब्रह्मांड को समझने की हमारी कोशिशें अक्सर गलत सवालों में उलझ जाती हैं। उदाहरण के लिए, यह पूछना कि ब्रह्मांड से पहले क्या था, वैसा ही है जैसे पूछना दक्षिणी ध्रुव के दक्षिण में क्या है। यह सवाल अपने आप में अर्थहीन है। हॉकिंग के नो बाउंड्री प्रपोजल ने वैज्ञानिक समुदाय को हिलाकर रख दिया। यह समझाना मुश्किल था कि अंतरिक्ष और समय के संदर्भ में ब्रह्मांड कैसे ध्रुवीय हो सकता है, लेकिन उन्होंने यह स्पष्ट किया कि ब्रह्मांड की शुरुआत का कोई पारंपरिक अर्थ में पहले नहीं है। इसके अलावा हॉकिंग ने कहा कि समय और स्थान ब्रह्मांड के बुनियादी गुण हैं। इसलिए बिग बैंग से पहले न तो कोई समय था, न ही कोई स्थान। बाहर कुछ भी नहीं है, उन्होंने कहा। ब्रह्मांड अपनी प्रकृति में ऐसा है जो भौतिकी के नियमों को पार कर जाता है। आधुनिक विज्ञान, हालांकि हम नहीं जानते कहकर संतुष्ट नहीं होता। वैज्ञानिक लगातार नई अटकलें लगाते हैं। वे गणितीय अवधारणाओं और भौतिक गुणों का उपयोग करके संभावित उत्तर तलाशते हैं। एक प्रमुख परिकल्पना बिग बाउंस सिद्धांत है। यह विचार करता है कि ब्रह्मांड शाश्वत है और बिग बैंग और बिग क्रंच के बीच संक्रमण करता रहता है। यह अवधारणा 20वीं सदी की शुरुआत से मौजूद है, लेकिन हाल के दशकों में भौतिकविदों ने इसे अधिक गंभीरता से लेना शुरू किया है। सिद्धांत यह कहता है कि ब्रह्मांड के शुरुआती क्षणों में सब कुछ इतना छोटा था कि इसे केवल क्वांटम मैकेनिक्स से समझा जा सकता है। क्वांटम गुणों के कारण एक सिकुड़ते हुए ब्रह्मांड को क्वांटम टनलिंग द्वारा पूर्ण पतन से बचाया जा सकता है। हालांकि बिग क्रंच सिद्धांत के साथ एक समस्या यह है कि आधुनिक अवलोकन दिखाते हैं कि ब्रह्मांड का विस्तार धीमा नहीं हो रहा, बल्कि तेज हो रहा है। यह इस सिद्धांत के लिए एक बड़ी चुनौती है, लेकिन एक और विकल्प हमेशा मौजूद रहता है। विज्ञान के पास इस रहस्यमय ब्रह्मांड को समझने की असीमित संभावनाएं हैं। 2010 में ब्रिटिश सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी रोजर पेनरोस ने एक नई थ्योरी पेश की, जिसे कन्फॉर्मल साइक्लिक कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। यह मॉडल ब्रह्मांड विज्ञानियों के लिए उपलब्ध सबसे जटिल गणित और सैद्धांतिक भौतिकी पर आधारित है। इस थ्योरी का आधार कन्फॉर्मल ज्योमेट्री है, जो आकार की ज्यामिति से संबंधित है, लेकिन उनके आकार की परवाह किए बिना। उदाहरण के लिए, एक शतरंज की बिसात का ज्यामितीय स्वरूप यानी वर्गों की संख्या और उनका अनुपात वैसा ही रहता है, चाहे वह पॉकेट साइज में हो या किसी बड़े गार्डन सेट में। इसी सिद्धांत को ब्रह्मांड पर लागू किया गया है।
ब्रह्मांड के इतिहास में दो ऐसे क्षण हैं जब आकार का पैमाना मायने खो देता है। पहला, बिग बैंग से ठीक पहले का उच्च ऊर्जा वाला क्षण, और दूसरा, भविष्य में जब ब्लैक होल हर चीज को निगल लेंगे और ऊर्जा इतनी कम हो जाएगी कि समय और स्थान का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। हालांकि एक छोटा गर्म ब्रह्मांड और एक विशाल ठंडा ब्रह्मांड पूरी तरह अलग लग सकते हैं, कन्फॉर्मल ज्योमेट्री के अनुसार वे एक समान हैं। रोजर पेनरोज के अनुसार ब्रह्मांड का अंत और उसकी नई शुरुआत स्वाभाविक रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम ब्रह्मांड के एक इयोनन में रह रहे हैं और करीब एक गूगल वर्ष 10 की 100वीं घात साल के बाद ब्रह्मांड के पैमाने का लोप एक नए इयोन की शुरुआत करेगा। बिग बाउंस और कन्फॉर्मल साइक्लिक कॉस्मोलॉजी दोनों ही सिद्धांतों में हमारा बिग बैंग एक अंत और एक शुरुआत है, ऐसे अनगिनत बिग बैंग्स में से एक जो ब्रह्मांड के अंतहीन अस्तित्व की श्रृंखला का हिस्सा है। लेकिन इससे भी अधिक अजीब एक और सिद्धांत है जिसकी जड़ें स्ट्रिंग थ्योरी में है। 1995 में लॉस एंजलिस के यूनिवर्सिटी ऑफ साउदर्न कैलिफोर्निया में अमेरिकी सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी एडवर्ड विटेन ने एक ऐसी घोषणा की जिसने स्ट्रिंग थ्योरी के विद्वानों को रोमांचित कर दिया। स्ट्रिंग थ्योरी का उद्देश्य पदार्थ के मौलिक स्वरूप को समझना है। यह दावा करती है कि सभी कण वास्तव में एक आयामी स्ट्रिंग्स से बने होते हैं जो अंतरिक्ष में गतिशील होकर एक दूसरे से संपर्क करते हैं। हालांकि अलग अलग स्ट्रिंग थ्योरी संस्करणों ने सुझाव दिया कि अन्य उच्च आयामी संस्थाओं का अस्तित्व जरूरी है, जैसे कि 2 आयामी शीट्स, 3 आयामी वॉल्यूम्स और उससे भी अधिक। एडवर्ड विटेन ने यह प्रस्ताव दिया कि ये सभी संस्करण 11 आयामी वास्तविकता में एकीकृत हो सकते हैं। इसे सुपर स्ट्रिंग थ्योरी कहा गया, जिसने भौतिक शास्त्र को एकीकृत करने की एक नई संभावना पेश की। इस थ्योरी के अनुसार हमारा ब्रह्मांड, जिसे हम 3 आयामों और एक समय आयाम में अनुभव करते हैं, असल में 11 आयामी स्पेस टाइम का एक छोटा हिस्सा है। इसे एक ब्रेन कहा जा सकता है जो एक विशाल हाइपरस्पेस में मौजूद है। इस थ्योरी का कहना है कि हमारा ब्रह्मांड उच्च आयामी ब्रेन्स के टकराव से निकली ऊर्जा से विकसित हुआ। यह ऊर्जा बिग बैंग की वजह बनी और ब्रह्मांड के विस्तार का कारण बनी। हालांकि यह विस्तार हमेशा के लिए नहीं रहेगा। इन ब्रेन्स के बीच का तनाव उन्हें फिर से सिकुड़ने पर मजबूर करेगा और करीब 1 ट्रिलियन साल बाद हमारा ब्रह्मांड समाप्त हो जाएगा। इस थ्योरी को एक्पायरोटिक मॉडल कहा जाता है, जो उन प्राचीन मिथकों से प्रेरित है जिनमें संसार की उत्पत्ति एक महाविस्फोट से हुई बताई गई है। अब तक हमारे पास इन उच्च आयामों का पता लगाने के उपकरण नहीं है, इसीलिए ये थ्योरीज केवल सूचित अटकलें हैं। फिर भी ये सिद्धांत आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञान के अत्याधुनिक छोर पर मौजूद हैं। वे भविष्यवाणियां करने की कोशिश करते हैं जिन्हें हम प्रेक्षण और प्रयोगों के माध्यम से परख सकते हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है जो हमें इन सवालों के उत्तर दे सके। ब्रह्मांड को समझने की हमारी क्षमता भौतिकी और गणित पर आधारित है, जो लगातार बदलते और विकसित होते रहते हैं। बिग बैंग की वास्तविक प्रकृति और ब्रह्मांड के अस्तित्व का अर्थ शायद हमेशा हमारी समझ से परे रहेगा, या हो सकता है कल कोई नई खोज हमारी पूरी सोच को उलट दे। हम केवल सवाल पूछ सकते हैं और ब्रह्मांड को समझने की कोशिश कर सकते हैं।